नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि शाम के 6 बजते हैं और शाम के 6 बजे मेरी एक क्लास आती है जो कि आपकी साइंस की क्लास होती है। इस साइंस की क्लास में मैं आपको अभी पीवाईक्यूज करा रहा हूं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूं, जो कि ग्रुप डी से रिलेटेड हैं। कि ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, उनके पीवाईक्यूज को जानना पड़ेगा, जिससे पता चलेगा कि इसका लेवल क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसके सिलेबस से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, यादविन स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के बाद में आप रोजाना हमारी क्लास पे आ सकते हो और रोजाना इन क्लासेस के क्वेश्चंस को देखकर आप अपनी प्रैक्टिस को भी कर सकते हो, एनालाइजेशन कर सकते हो कि मेरे आंसर किस तरीके से निकल रहे हैं, और यहाँ पर भी समझ सकते हो किस तरीके से उसके आंसर को हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। जैसा कि आपको पता है साइंस की क्लासेस तो चल ही रही हैं, इसके साथ ही हमारे पास में जीएस की भी क्लास चल रही है, और ये जीएस की क्लासेस ललित सर के द्वारा ली जाती हैं। ठीक है, आज आपकी क्लासेस नहीं हो पाई है, इसके अलावा मैथ्स की क्लास भी आपकी स्टार्ट होनी है। आपकी डिमांड के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि हाँ हम मैथ्स, जीएस और रीजनिंग, इसके अलावा साइंस की क्लासेस भी प्रॉपर तरीके से लें, तो आप अगर चाहेंगे तो आपकी डिमांड पर ये सारी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। अभी ये स्टार्ट नहीं की गई हैं। बाकी आपको मैं बता दूं कि आज का जो शिफ्ट हम करने वाले हैं, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस करा रहा हूं, और शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 17 अगस्त 2022 से हमने स्टार्ट किया था। 17 अगस्त 2022 की शिफ्ट फर्स्ट, शिफ्ट सेकंड और शिफ्ट थर्ड को कंप्लीट कर चुके थे। इसके साथ ही अब 18 अगस्त आएंगे, तो 18 अगस्त 2022 में हम शिफ्ट फर्स्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। आज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, हम यहाँ पर शिफ्ट सेकंड को करने वाले हैं, यानी 18 अगस्त 2022 में शिफ्ट सेकंड का जो एग्जाम हुआ था उसके पीवाईक्यूज हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, आया समझ? चलें आगे। अब करते हैं आज का टॉपिक क्या है, मतलब टॉपिक तो नहीं है, क्वेश्चंस ने तो इन टॉपिक को करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपके सामने आ चुका है आज का पहला प्रश्न, जो 18 अगस्त 2022 को ग्रुप डी के शिफ्ट सेकंड में आया हुआ है। ठीक है, क्योंकि सारी शिफ्ट वही है तो उसी के आधार पर यहां पर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्रतिरोधकता वाले एक धातु के तार को, किसी के पास में प्रतिरोधकता है यानी रजिस्टिविटी है, तो रजिस्टिविटी हर पदार्थ की अलग अलग होती है। तार को क्या किया गया है, यहाँ पर 4 बराबर भागों में बांटा गया है, तो प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में आपके पास में ये चारों चीजें दी गई हैं, आपको समझना है। अगर मैं यहां पे बात करूं कि प्रतिरोधकता जिसे हम रो से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, अब ये प्रतिरोधकता किसी न किसी पर निर्भर करती होगी, यानी किस पे डिपेंड करती है। तो आप इस बात को जानें कि जब भी आपको रजिस्टिविटी की बात करें, प्रतिरोधकता की बात करें, तो प्रतिरोधकता हमेशा इन दो चीजों पर डिपेंड करती है। किन किन की चीजों पर डिपेंड करती है, तो आप उनको लिखते हैं। पहला है आपका पदार्थ, यानी वो किसी ना किसी, जिस पदार्थ से वो तार बना हुआ है उस पर डिपेंड करती है। जैसे मान लीजिए कॉपर का तार है तो उसकी रजिस्टिविटी अलग होगी, सिल्वर का तार है तो उसकी रजिस्टिविटी अलग होगी, एल्यूमिनियम है तो उसकी रजिस्टिविटी अलग होगी। तो यहाँ पे वो पदार्थ पर डिपेंड करेगी। पदार्थ के अलावा वो किस पर डिपेंड करेगी, वो ताप पर डिपेंड करेगी। टेम्परेचर ज्यादा हो जाए या टेम्परेचर कम हो जाए। अब यहां पे बोला गया है कि एक प्रतिरोधकता वाला तार है, मान लीजिए एक धातु का ये तार है, ये किसी भी धातु का मान लीजिए ये तार था। क्या किया गया, इसको 4 बराबर भागों में काट दिया गया। इसको मैंने यहां पे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। लो चलो मान लिया, कर दिया, 4 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। अब कह रहा है प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता क्या होगी, तो हर भाग की प्रतिरोधकता क्या होगी ये पूछा गया। भाई एक बात बताओ, प्रतिरोधकता निर्भर किस पे करती है, पदार्थ पे। अगर ये वायर मान लीजिए किसका था, कॉपर का था, तो ये तोड़ने पर या काटने पर ये वायर क्या चेंज हो गया भाई, नहीं हुआ। ये भी कॉपर का रहा। रजिस्टिविटी जिसकी इतनी, इसकी जितनी है उतनी ही इन चारों पार्ट की भी होगी। अगर इसकी रजिस्टिविटी रो है तो इनकी भी क्या होगी, रो ही होगी। इसलिए क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा कि प्रतिरोधकता लंबाई पर निर्भर नहीं करती। अगर आपने उसकी लंबाई काट दी है तो यहां पर प्रतिरोधकता पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बात समझ में आई? आगे बढ़ें तो यहां पर ये सेम रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कहता है भाई, ये क्वेश्चन कहता है कि किसका रासायनिक नाम जो है वो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। ऐसा इनमें से कौन है जिसका नाम
कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का फॉर्मूला अगर बनाएंगे तो ये हो जाता है आपका कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला हो जाएगा SO4। ठीक है, डाइहाइड्रेट का मतलब है कि डाई मतलब 2, हाइड्रेट का मतलब यहां पे पानी की बात हो रही है, तो ये बन जाता है आपका कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और ये किसका फॉर्मूला है, तो याद रखना ये जो फॉर्मूला है ये जिप्सम का फॉर्मूला है भाई। किसका है, जिप्सम का फॉर्मूला है भाई। सुरजीत कुमार गलत है, पीओपी का फॉर्मूला नहीं है, डाइहाइड्रेट। अच्छा आपने पीओपी की बात करी है तो चलिए पीओपी को देख लेते हैं, वो मैं लेके आ भाई अभी हूं। यहां पे मैंने क्या किया, CaSO4 2H2O, ये क्या है, ये आपका जिप्सम है। ये हमारा क्या है, ये हमारा जिप्सम है। अब इस जिप्सम को मैंने क्या किया, गर्म करना स्टार्ट किया। गर्म करने पर क्या होगा, इसका डिहाइड्रेशन होगा, निर्जलीकरण होगा। और निर्जलीकरण का मतलब है कि इसमें पानी की कमी आएगी आगे, तो जलाने पर क्या जलेगा भाई, पानी खत्म होगा। तो यहां पे ये क्या बन जाएगा, ये जिप्सम आपका कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट, SO4 का मतलब यहां पे सल्फेट, और हाफ है तो इसको कहेंगे हेमी, और H2 है तो इसे कहेंगे हाइड्रेट। तो ये क्या बना है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो अगर डाइहाइड्रेट पूछा है तो जिप्सम है, और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट पूछा है तो भाई ये पीओपी है, ये है पीओपी, ना कि वो जो पूछा गया है। आया समझ, तो ये रिएक्शन है। बाकी यहां पे पूछा गया था कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट तो जिप्सम, और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, आया समझ, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है कि मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां जो है वो किसको रोककर काम करती हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं, यानी हम जो यहाँ पर आपने सुने होंगे आई पिल्स है, मालाडी है, हम लोग इनका यूज करते हैं। अब हम लोगों में मतलब कौन, फीमेल यूज करती हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि इसका यूज क्यों किया जा रहा है। गर्भ निरोधक का मतलब है गर्भ को निरोध करना यानी रोकना। ठीक है, गर्भ को रोकने का काम कर रही है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि फीमेल बॉडी है, और इस फीमेल बॉडी में ओवेरी होता है। ठीक है, और ओवेरी में क्या बनता है, ओवेरी में एग बनता है, एग का निर्माण होता है। और इस एग के निर्माण को हम क्या कहते हैं, ओवुलेशन कहते हैं। और ओवुलेशन अगर हो रहा है, इस टाइम पे स्पर्म एंटर कर जाए तो क्या होगा, तो यहां पर इस क्या होगा, निषेचन की प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो ओवुलेशन मतलब एग का बनना, फर्टिलाइजेशन मतलब जब स्पर्म और आपका एग मिल जाएगा तो वहां पर क्या होगा, उसे कहेंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यहां पे ओवुलेशन की वजह से स्पर्म मिलने के बाद में यहां पे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो अब आपसे बताया जाए यहां पे स्पर्म प्लस ओवम मिलते हैं तो क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन होगा। मुझसे पूछा जा रहा है किसको रोकने का काम कर रहा है भाई, तो आपको पता है कि स्पर्म के साथ जब एग मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा। रोक किसे रहा है, फर्टिलाइजेशन को रोक रहा है, क्योंकि यहां पे एग का निर्माण ही नहीं करने देगा। अगर आप ओरल पिल्स लेते हो ना, यानी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हो, तो ये एग का निर्माण नहीं होने देगा। और जब एग का निर्माण नहीं होगा तो स्पर्म के साथ एग नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो क्या नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इसमें क्या क्या आंसर हो जाएगा, तो हमारा ओवुलेशन नहीं होगा, ओवुलेशन को रोकने का काम करेगा। इसके अलावा निषेचन की प्रक्रिया जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, तो उस फर्टिलाइजेशन को रोकने का भी काम करेगा। ये करती हैं आपकी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है कि जैसी कि जो पिल्स होती हैं, इन पिल्स को जब लिया जाता है तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी गर्भ निरोधक गोलियां शुक्राणु को अंडे तक पहुंचने से रोकने का काम करती हैं। ये गोलियां अंडाशय से अंडा निकलने को रोकती हैं, साथ ही ये गर्भाशय की परत को पतला कर देती हैं, जिससे निषेचित अंडा प्रत्यारोपित नहीं हो पाता है। ये आपका सब लिखा हुआ है और आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हो। बाकी आपको मैं यहाँ पे पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा, और ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलने वाली है, यादवेन स्मार्ट क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे पूछा गया है किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है। लेंस के द्वारा मैग्निफिकेशन की बात हो रही है, तो हमें भाई मैग्निफिकेशन पता होना चाहिए। तो किसी लेंस के द्वारा
किसी वस्तु के प्रतिबिंब को कितना बढ़ाया जा सकता है या फिर कितना घटाया जा सकता है, उसे लेंस की क्षमता यानी मैग्निफिकेशन कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला सुना होगा, सुना क्या, देखा ही होगा, पढ़ा भी होगा। जो मैग्निफिकेशन होता है ये होता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इनका रेशियो होता है। अब आप कहोगे सर इसमें तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात ही नहीं है, तो चलिए दूसरा देख लेते हैं। m बराबर होता है I अपॉन ओ। आई अपॉन ओ, आई क्या यहां पे प्रतिबिंब का आकार है और ओ क्या है, वस्तु का आकार है भाई। तो यहां पे ना तो प्रतिबिंब का आकार हमें पता चल रहा है ना ही वस्तु का आकार, यानी आई अपॉन ओ भी यहां पे नहीं दिया। तो चलिए एक और देखते हैं। तो एक और फॉर्मूला जो बनता है, यहां पर प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी जो होती है वो क्या होती है, u होती है, और दूसरा बटे में होता है वस्तु की दूरी। तो क्या होगा, तो यहां पे प्रतिबिंब की दूरी सॉरी b होती है और वस्तु की दूरी कौन सी होगी, u होगी। तो ये बन जाएगा आपका तीसरा फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का। तो मैग्निफिकेशन के आपके फॉर्मूले जो बनते हैं वो ये तीन हैं, तीनों का रेशियो इक्वल होता है, आप ये निकाल सकते हैं। तो आपका कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, b अपॉन यू। तो ये b अपॉन यू क्या है, b है प्रतिबिंब की दूरी और u है वस्तु की दूरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको मिल गया है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए 5 क्या कहता है, मानव हृदय, भाई हार्ट की बात हो रही है, डायस्टॉल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है। अब आपके माइंड में हो रहा होगा कि भाई डायस्टॉल क्या होता है, ये हार्ट तो सुना है, डायस्टॉल क्या होता है। तो मैं आपको यहां पे दिखा दूं कि ये आपकी दो प्रोसेस हैं, डायस्टॉल और सिस्टॉल। ठीक है, तो हार्ट आपने देखा होगा वो धक धक करते ना, तो आपका हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है रिलैक्स होता है। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब है हार्ट से ब्लड का बाहर जाना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, हार्ट से ब्लड बाहर जाएगा, और रिलैक्स का मतलब क्या है, हार्ट में ब्लड आएगा। तो यहां पे आप देखो कि हार्ट से ब्लड जब बाहर जाएगा तब वो वाला प्रोसेस क्या कहलाती है, उसे कहते हैं डायस्टॉल। ठीक है, सॉरी हार्ट में जब ब्लड आएगा, सॉरी ब्लड जो आ रहा है ना, इसे कहते हैं डायस्टॉल। इसमें क्या हो रहा है, ब्लड हार्ट में आ रहा है। जब हार्ट से ब्लड बाहर जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, और कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं सिस्टॉल, ये याद रखना। रिलैक्स को कहते हैं क्या, डायस्टॉल, और कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं सिस्टॉल। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, हार्ट से ब्लड बाहर जाएगा, और रिलैक्स कब होगे, जब हार्ट के अंदर ब्लड आएगा। ये बात समझ में आई। अब यहां पे देख लो, तो डायस्टॉल का मतलब क्या हुआ कि यहां पर हार्ट में ब्लड आने वाला है। तो हार्ट में ब्लड आएगा कहां से, या आएगा कहां से, तो आएगा कहां पर, यही दो चीजें होंगी। तो यहां पर रक्त फेफड़ों में प्रवेश करता है, भाई फेफड़े की तो बात ही नहीं है, हम तो हार्ट पढ़ रहे हैं, तो फेफड़ों में प्रवेश करने का मतलब ही नहीं है। रक्त महाधमनी में प्रवेश करता है, भाई महाधमनी का भी यूज नहीं है। रक्त निलय से बाहर निकलता है, हम तो कह रहे हैं ब्लड आएगा, ये तो बाहर निकलने की बात कर रहा है। तो मतलब क्या है, ब्लड एंटर करेगा वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल, वेंट्रिकल ये चैम्बर होते हैं, कहाँ आना है, चैम्बर में आएगा भाई। मान लीजिए हार्ट आपके ये पार्ट है, मैंने ऐसे ही बना दिया नॉर्मल, ये हार्ट है, इसमें क्या होते हैं, इसमें 4 चैम्बर होते हैं, 4 कमरे होते हैं, चारों में आप लोग अलग अलग लोगों को रखते भी हैं। तो अब यहां पे पहले क्या होगा, रक्त निलय, यानी निलय में आएगा, आलिंद होता है, और एक निलय होता है, आलिंद निलय, आलिंद निलय। ठीक है, ये आपका लेफ्ट में है तो लेफ्ट आलिंद, यानी बायां आलिंद बायां निलय, दायां आलिंद दायां निलय। यहां पे बोला गया है डायस्टॉल वाली प्रोसेस में रक्त जो है वेंट्रिकल में आता है, यानी निलय में भरेगा पहले। ठीक है, डायस्टॉल में क्या होगा, ये निलय में भरेगा, ये उल्टा, ये वाले निलय में भर जाएगा, यहां से ब्लड जो है वो बाहर जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पे आपको, ये आपका यहां पे क्या दिया गया था, एक इमेज दी गई थी, और इस इमेज से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, और इस इमेज के थ्रू आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहां पे बोला गया है मानव उत्सर्जन तंत्र, जिसे कहते हैं क्या, यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं। अब उत्सर्जन करना है, बाहर निकालना, किसी भी चीज का उत्सर्जन करना मतलब वेस्टेज को बाहर निकालना।
अब वेस्टेज को अगर हम बाहर निकाल रहे हैं तो बोला गया है कि चित्र नीचे दिया गया है उस विकल्प का चयन करिए जो इसके ए और बी द्वारा नामांकित भागों के कार्यों को निरूपित करता है। तो यहाँ पे ए वाला पार्ट क्या है और बी वाला पार्ट, इन दोनों का काम क्या है या फिर ये चीज है क्या, इसके बारे में बोला गया है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तो दो किडनी है, ठीक है, ये दो उत्सर्जन तंत्र का पार्ट है, किडनी उत्सर्जन तंत्र का पार्ट है, तो ये तो किडनी दिख रही है। किडनी करेगी क्या, किडनी तो फिल्ट्रेशन करेगी, और अगर फिल्ट्रेशन करेगी किससे करेगी, ब्लड से करेगी, ब्लड को फिल्टर करने का काम कर रही है, और ब्लड को फिल्टर करेगी तो भाई यूरिन बनाएगी ना, ये क्या करेगी, यूरिन का निर्माण करेगी, यूरिन का फॉर्मेशन करेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, मूत्र बोलते हैं। तो उस यूरिन का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, किडनी कर रही है। तो ए का मतलब क्या हो गया, यूरिन का फॉर्मेशन, ठीक है। बी जो है, इस बी का काम क्या है, यहां से यूरिन का फॉर्मेशन हो गया, और इस यूरिन का फॉर्मेशन होने के बाद में क्या होगा, तो बाद में तो भाई इस जगह पे भर जाएगा, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ब्लैडर, ठीक है। ये तो भरने की बात आ रही है, लेकिन हमसे ये पाइपलाइन जो पड़ी है ना, इसकी पूछी गई है। तो ये क्या है, इसे कहते हैं यूरेटर। बी क्या है यहाँ पे, बी है यहाँ पे यूरेटर। और इस यूरेटर का काम क्या होता है, इस यूरेटर का काम है कि जो यहाँ पर यूरिन का फॉर्मेशन हुआ उसको स्टोर करने के लिए यहां से मूव करेगी, ठीक है। यानी पानी, पानी जो है यहाँ पर, जो यूरिन के फॉर्म में पानी है, इसको वहां से यहाँ से भरकर कहाँ लाना है, ब्लैडर में भरना है, किसके लिए, स्टोरेज के लिए। तो अब आप समझ लो, ए क्या है, यूरिन का फॉर्मेशन कर रहा है किडनी फिल्टर करने के बाद में, बी क्या है, यूरेटर के द्वारा यूरिन जो है वो स्टोर होने के लिए आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब देख लो कौन सा होगा, यहां पे बोला ए यूरिन फॉर्मेशन, और बी कह रहा है शरीर से बाहर निष्कासन। भाई शरीर से बाहर अभी जा नहीं रहा है, शरीर से बाहर तो यूरेथ्रा से जाएगा, यूरेथ्रा तो यहां पे पूछा ही नहीं है। यूरिन का स्टोरेज, तो ए यूरिन का स्टोरेज थोड़ी कर रहा है, यूरिन का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ए गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सी में कहता है ए है यूरिन का फॉर्मेशन, चलो इसको मान लेते हैं, यूरिन का फॉर्मेशन। बी कहता है मूविंग यूरिन फॉर स्टोरेज, तो यहां पर मूत्र का संग्रहण करने के लिए यूरेटर के द्वारा ब्लैडर में जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही हो जाएगा, ठीक है। यहां पर यूरिन जो है वो मूव कर रहा है यूरेटर के द्वारा स्टोर होने के लिए, तो ऑप्शन यहां पे सी सही हो जाएगा। आगे बढ़े, आया समझ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व, ठीक है। अब यहां पे धनात्मक की बात आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है या फिर दे रहा है। धनात्मक होगा जब यहां पर इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाएगा, दिया जाएगा, ठीक है। और जब ग्रहण करोगे तो आप विद्युत ऋणात्मक तत्व होगे। ये बात है किसकी, पीरियोडिक टेबल की। मान लीजिए ये पीरियोडिक टेबल है, और इस पीरियोडिक टेबल में यहां पर हम दो चीजें करेंगे, या तो ऊपर से नीचे की तरफ में जाएंगे या फिर नीचे से ऊपर की तरफ में जाएंगे, या फिर हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे या फिर राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे, यही चीजें होती हैं। और इसके आधार पर हम क्या देखते हैं, ऋणात्मकता बढ़ेगी और घटेगी, ऋणात्मकता बढ़ेगी घटेगी, यही चीजें होनी है। जब ऊपर से नीचे आएंगे तो यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, ठीक है। यानी ऋणात्मकता जो होती है घटती है, और अगर ऋणात्मकता घटती है तो इसका मतलब क्या है, धनात्मकता, यानी विद्युत ऋणात्मकता घटेगी तो विद्युत धनात्मकता बढ़ेगी जब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, ठीक है। इसी के उल्टा होगा आपका, नीचे से ऊपर जाओगे तो यहां पे नीचे से ऊपर जाओगे तो क्या होगा, ऋणात्मकता बढ़ेगी धनात्मकता घटेगी, ठीक। अब मैं बात करता हूं इस वाली प्रोसेस की, यहां पे मुझे लेफ्ट से राइट जाना है, तो लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होगा, लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी, ठीक है। ये इसका उलट हो जाएगा, ये बस मैंने समझा दिया है। अब इसको समझना कैसे है, यहां पे मुझे ये सारी चीजें दी गई हैं, इसके अकॉर्डिंग देखना है। ये मेरे पास में क्या है, ये है आपकी पीरियोडिक टेबल। याद रखना, पीरियोडिक टेबल से हम यहां पर एक भी क्वेश्चन
मतलब यहाँ तो कर रहे हैं प्रैक्टिस में, लेकिन आएगा आपका एक भी नहीं, क्योंकि ये पेपर में आ चुका है, इस वजह से इसको हम पढ़ रहे हैं, वरना आपका ये सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आ चुका है, कभी था अब नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं कि हमने देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, हमें तो पॉजिटिव निकालना है, तो इसका मतलब है कि ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। ठीक है, पॉजिटिविटी क्या हो रही है, बढ़ेगी। और यहां पर क्या होगा, यहां से हम अगर लेफ्ट साइड से यानी राइट साइड से लेफ्ट की ओर आएंगे तो क्या होगा, यहां पर भी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। ठीक है, मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या मुझसे पूछा गया है mg के बारे में, cs के बारे में, na और ca। ठीक है, यहां पे आप देख लो mg, ca, cs और कौन सा था, na। ठीक है, ये चार ऑप्शन में मुझे दिए हैं, अगर आपने पढ़ रखा है तो आप कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो हम जब Na, Mg और Ca की बात कर रहे हैं तो हम नीचे की तरफ में जा रहे हैं, तो भाई पॉजिटिविटी बढ़ रही है। चलिए ये मैंने मान लिया पॉजिटिविटी बढ़ रही है। अब पॉजिटिविटी बढ़ते बढ़ते हम यहाँ पे मान लीजिए इस जगह पर आए, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस पार्ट में जाओगे तो सीजियम वाला पार्ट जो है ये तो आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव और होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर तो बढ़ ही रही है, लेकिन बाएं दाएं से बाएं जाने पर और ज्यादा बढ़ रही है, तो इस वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो सीजियम हो जाएगा। इसको आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिलने वाले नहीं हैं। तो सीजियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है, ये इस वजह से किया है क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिलते तो आप कर दोगे, लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, मैंने आपको करा दिया क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जा सकता है? तो आप जानते हैं जब कोई भी चीज है, अगर मैंने मान लीजिए समांतर की जगह पे श्रेणी क्रम में जोड़ दी, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर यहां पे रेजिस्टेंस जो होता है, क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, अब मैंने इसी को क्या कर दिया, समांतर क्रम में जोड़ दिया, इसी को मैंने क्या कर दिया, समांतर क्रम में जोड़ दिया, और समांतर क्रम में अगर इसे जोड़ दें तो यहां पे रेजिस्टेंस जो होगा वो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। ठीक है, मुझसे बोला गया है अगर कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जा सकता है। तो मान लो मुझे समांतर क्रम में जोड़ने की जगह पे यहां पे क्या करना, कुछ और भी करना पड़े, क्या कर सकते हैं भाई, उसके अलावा और क्या कर सकते हैं। तो आपको पता है कि मेरे पास में ये वायर है और इस वायर के पास में लंबाई होती है। ठीक है, और इस वायर के पास में लंबाई के साथ साथ इसके पास में क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसे हम कहते हैं एरिया फिर कहते हैं। अब आपसे बोला जाए कि अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा दूं, क्रॉस सेक्शन एरिया का यानी यहां पे चौड़ाई को बढ़ा दूं, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे अगर मैं, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू होता है रो L अपॉन ए। यहां पे क्या होगा, ए को कम कर दोगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ए को बढ़ा दोगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, रेजिस्टेंस कम करना है, क्योंकि समानांतर क्रम में जाएगा तो भी रेजिस्टेंस कम होगा। तो रेजिस्टेंस कम करने के लिए यहां पे मैं और क्या कर सकता हूं, यहां पर क्षेत्रफल में बड़े यानी क्षेत्रफल को बढ़ा सकता हूं, और क्षेत्रफल बढ़ा दूंगा तो क्या होगा, क्षेत्रफल बढ़ा देने से यहां पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, सॉरी रेजिस्टेंस घट जाएगा, उल्टा है ना, ए को बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनता है, सभी जानते हैं, सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी का निर्माण होता है। अब ठीक है, मैंने बोल दिया कि हाइड्रोजन मिलाया, हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन को जोड़ा, और ऑक्सीजन को जोड़ने पर यहाँ पे क्या बन गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जोड़ने पर यहाँ पे पानी बन गया, लो बना दिया पानी। मुझसे पूछा गया है कि ये जो रिएक्शन है, ये मैंने जो रिएक्शन बनाई, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, ये किसका एग्जाम्पल है। तो याद रखना ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में अभिकारक हैं। कितने अभिकारक हैं, दो अभिकारक हैं, और ये क्या बना है मेरे पास में, एक उत्पाद बना है। तो याद ये रखना है कि जब भी दो अभिकारक से एक उत्पाद बनता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं उसे,
संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाएंगे उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है, जिसका एग्जाम्पल पानी है, जहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी का निर्माण करते हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने दे रखा है, जो कहता है हमें गलत कथन निकालना। ठीक है, गलत कथन के लिए हमारे पास में 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में आपका नहीं दिख रहा है तो मैं इसको ऊपर कर देता हूं। तो यहां पर आप देखोगे ए वाला पार्ट जो है वो कहता है कि जड़ों के भूमि में नीचे की ओर बढ़ना। आप सभी जानते हैं कि जो जड़ होती है, मान लीजिए ये पौधा है और इस पौधे की जो जड़ होगी वो कहां जाएगी, वो नीचे की ओर जाएगी। ठीक है, तो बोला गया है कि जड़ों के भूमि में नीचे की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति जो होती है वो गुरुत्वानुवर्तन जियोट्रॉपिज्म कहलाती है। भाई ये क्या कहलाता है? तो आपको पता है जियोट्रॉपिज्म की बात हो रही है कि ग्रेविटी जो है वो नीचे की ओर लगती है और यहां पर जो जड़ें हैं वो भी कहां जा रही हैं, नीचे की ओर जा रही हैं। तो जड़ कहां पर जा रही है, ग्रेविटी की डायरेक्शन में जा रही है। अगर प्लांट की जड़ें ग्रेविटी की ओर जा रही हैं, डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसे जियोट्रॉपिज्म कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या है, ए ऑप्शन तो सही है, मुझे तो गलत बताना है। चलिए बी को देखते हैं। सूरजमुखी एक प्रकाश अनुवर्ती पौधा है, फोटोसेंसिटिव है। तो आप फोटोसेंसिटिव है क्या, फोटोसेंसिटिव का मतलब है लाइट की प्रेजेंस। ठीक है, यानी सन की जो रेज आती हैं वो लाइट की प्रेजेंस ही तो है। तो लाइट की प्रेजेंस में इसकी सूरजमुखी की जो पत्तियां हैं ना उनका साइज बड़ा हो जाता है और जैसे ही लाइट की प्रेजेंस खत्म हो जाती है तो यहाँ पे इसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन भी सही है क्योंकि ये प्रकाश अनुवर्ती पौधा है। सी क्या कहता है, पराग नलिकाओं की बीजांड की ओर वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे पॉलिनेटर की बात की गई है। अब पॉलिनेटर क्या होता है भाई, तो आपको पता है कि फूल होता है, फ्लावर होता है और इस फ्लावर में हमारे पास में मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। और मेल और फीमेल पार्ट हैं तो यहां पर क्या होगा, मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में क्या जाएंगे, पॉलिन ग्रेन्स जाएंगे और पॉलिन ग्रेन्स को ले जाने वाला क्या कहलाता है, पॉलिनेटर कहलाता है। तो अब यहां की मैं बात करूं कि इसका जो एग्जाम्पल है, क्या ये ग्रेविटेशनल रिएक्टिविटी का एग्जाम्पल है? भाई इसका ग्रेविटेशनल रिएक्टिविटी का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब इस वजह से नहीं है कि यहाँ पर मेल और फीमेल की बात हो रही है, फ्लावर की बात हो रही है। यहाँ पे फ्लावर के द्वारा मेल और फीमेल से पॉलिन ग्रेन्स जाएंगे और इसके बाद में यहाँ पर निषेचन की क्रिया होगी ना। यहाँ पे अगर निषेचन की क्रिया हो रही है तो गलत कथन हमसे पूछा गया है क्योंकि इसमें ग्रेविटेशनल का कोई भी मतलब नहीं है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी डी ऑप्शन आपको दे रखा है कि नम स्थानों में जड़ों की वृद्धि अर्थात उच्च आर्द्रता की ओर जड़ों की गति के प्रकृति जला अनुवर्तन कहलाती है। इसका मतलब समझ लो, हाइड्रोट्रोपिज्म की बात हो रही है। हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब होता है पानी की ओर जाना। अब आपकी जो जड़ें हैं नीचे की ओर जा रही हैं, नीचे की ओर जाने को हमने जियोट्रोपिज्म कहा। नीचे जा क्यों रही है, पानी की तलाश में क्यों जा रही है, पानी की तलाश में। मिट्टी से क्या लेना है, उसे नमी लेनी है, मॉइस्चर लेना है, तो पानी की तलाश में रूट जो है वो नीचे की ओर जाती है। इस वजह से इसे हाइड्रोट्रोपिज्म कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका डी ऑप्शन भी सही है। मुझे गलत बताना था तो मैंने गलत यहां पे आपको बता दिया। अब इस पार्ट को आपको समझ में आया, अगर नहीं आया है तो आप पूछ सकते हो दोबारा से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पर आते हैं। एक गोली दर्पण की बात हो रही है। एक गोली दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। एक गोली दर्पण जो है छोटा और सीधा प्रतिबिंब जो है वो निर्मित करता है। ठीक है, गोली दर्पण के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। तो गोली दर्पण के बारे में हमें सही कथन बताना है। 3 कथन दिए, इन तीनों कथन से हमें देखना है कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। चलिए, यहां पे बोला गया है कि ये जो गोली दर्पण है ये कैसा बना रहा है, एक तो सीधा बनाएगा। सीधा प्रतिबिंब हमेशा याद रखना कैसा होता है, आभासी होता है। सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है भाई, आभासी होता है, ये बात आपको याद रखनी है। अगर सीधा बन रहा है तो वो वर्चुअल इमेज है। ठीक, अब मैं आपसे बात करूं कि ये दर्पण अवतल है, तो चलिए अवतल की बात कर लेते हैं। ए की बात करते हैं। अवतल दर्पण का ये आपका अवतल दर्पण बना दिया। इस अवतल दर्पण में एक होता है आपका फोकस यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और एक होता है फोकस। ठीक है,
अब मैं आपसे ये बोलूं, क्या कोई एक कंडीशन है जहां पर अवतल दर्पण से आभासी और सीधा प्रतिबिंब बन जाए? तो भाई अवतल दर्पण में केवल एक ही कंडीशन होती है जहां पर आपका आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। लेकिन याद रखना, ये जो बना रहा है वो कैसा बना रहा है? छोटा प्रतिबिंब बना रहा है, और यहां पे जो बनेगा वो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और अगर बड़ा बन रहा है तो ए वाला पार्ट जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। वस्तु को एफ और पी के बीच में अगर रख दें, ये आपका एफ है और इसे कहेंगे पी, तो एफ और पी के बीच में अगर रख दें तो इमेज जो होगी वो वर्चुअल इमेज बनेगी, और ये सीधी इमेज बनेगी, और इसके अलावा ये इमेज जो कैसी बनेगी? बड़ी बनेगी, ना कि छोटी, क्योंकि इसने छोटे की बात की है। तो ए आपका गलत हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अवतल दर्पण तो ये है नहीं, फिर क्या होगा? फिर तो ये उपतल दर्पण होना चाहिए, क्योंकि सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। बी कहता है दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है, तो ये तो मैंने बता ही दिया कि वर्चुअल इमेज बनाएगा, तो बी तो आपका सही है। दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो हाँ जी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यहां पे धनात्मक होती है। तो आपका कौन सा सही हुआ? बी और सी सही होंगे, और बी और सी के लिए आपको ऑप्शन नंबर डी पर जाना होगा, जो डी कह रहा है बोथ बी एंड सी, ठीक है। और दर्पण कौन सा है? अगर आपसे दर्पण पूछा जाए तो दर्पण अवतल नहीं है, दर्पण आपका कौन सा होगा? उत्तल होगा, ठीक है। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन आए। अगला क्वेश्चन, अब मुझसे यहां पे बोला गया कि तारे की स्थिति के बारे में। चलो ले चले हम तुम्हें तारे के शहर में। तारे की स्थिति में परिवर्तन, यानी किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता प्रतीत होता है, ठीक है। इसका कारण क्या है? मैं आपसे अगर ये बोलूं, क्या बोलना है मुझे? मैं अगर आपसे ये बोलूं कि ये मान लीजिए पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। मान लीजिए कि आपके पास में पृथ्वी के ऊपर क्या होती हैं? लेयर्स होती हैं, ये आप जानते ही हैं। पृथ्वी के पास में कई सारी लेयर पाई जाती हैं, कई सारी क्या, 5 लेयर पाई जाती हैं। 5 लेयर अगर पाई जाती हैं, इसे मिल रहा है, मान लीजिए मैं यहां पे कहूं कि स्टार जो था वो ये जगह पर है, ठीक है। ये स्टार जो है वो इस जगह पर है। अब यहां पे क्या होगा? यहां पे जब स्टार वाली जो पोजीशन है, यहां पर क्या होगा? इस प्रकाश जब आएगा, प्रकाश आना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन ये प्रकाश बैंड होता तो आता है। और ये प्रकाश बैंड होता क्यों है? वो रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे लेयर पाई जाती हैं, और लेयर के पास में होती क्या है भाई? डेंसिटी होती है, यानी घनत्व होता है। और अगर घनत्व है तो इसका मतलब क्या है? एक आपका रेयर के, यानी मीडियम जो होगा वो रेयर होगा, एक मीडियम कैसा होगा? डेंस होगा। तो मीडियम यहाँ पर बदलते होंगे, बदलने की वजह से इसकी जो स्थिति है वो ये दिखाई देती है। यानी ये एक्चुअल जो है वो इस जगह पर है तारा, लेकिन उसे दिखाई यहां पर दे रहा है। यानी जो परिवर्तन हो रहा है उसके यहां पर पर्यावरण के कारण, पर्यावरण का मतलब एटमॉस्फेयर के कारण हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें माध्यम अलग अलग हो रहे हैं, डेंसिटी अलग अलग हो रही है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर भौतिक स्थितियां जो हैं वो बदल रही हैं, और इसी वजह से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियां बदल रही हैं भाई, और इसी वजह से यहां पे तारे की स्थिति में हमें परिवर्तन दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? परिवर्तन दिखाई देता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किस समूह के सभी यौगिक समान और समजातीय श्रेणी से संबंधित हैं? यहां पे समजातीय श्रेणी की बात कर रहा है। तो जब मैं समजातीय की बात करूंगा, इस समजातीय श्रेणी का मतलब है कि वो एक जैसा होगा। अब एक जैसा मतलब एक ग्रुप से होगा। अब एक ग्रुप की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? या तो वो सभी एल्केन होंगे, या सभी एल्कीन होंगे, या सभी एल्काइन होंगे, ठीक है। इन तीनों में से किसी एक ग्रुप में होगा। और ये आप सभी जानते हैं, अगर एल्केन है तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो CnH2n+2 बनेगा, ठीक है। इसी आधार पर एल्किन की बात करेंगे तो CnH2n बनेगा, और एल्काइन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका CnH2n-2, ठीक है। ये आपके फॉर्मूले बनते हैं, इन सबके फॉर्मूले होते हैं। मैंने क्यों बताएं भाई? मुझे बताने का मतलब क्या है? क्योंकि मुझे यहां पर इसकी श्रेणी पता करनी है, ये कौन से ग्रुप से है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। मुझसे यहां पे बोला गया है, चलिए सबसे इजी मुझे दिख रहा है कौन सा? एल्किन दिख रहा है।
एल्कीन है आपका CnH2n। एल्कीन क्या है? CnH2n है। और अगर CnH2n है कि इसका मतलब क्या है? जितना C होगा उसका दुगना हाइड्रोजन होगा, जितना कार्बन होगा उसका दुगना हाइड्रोजन होगा। तो यहां पर आप देखो, क्या कोई ऐसी कंडीशन दिख रही है? 4 और 8, ठीक है। C5H10 ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। 3 8 ये यहीं पे गलत हो गया। इसके अलावा 2 का 6 ये गलत हो गया, 6 का 10 ये गलत हो गया। किस वजह से? एल्केन का कोई भी यहाँ पे सदस्य नहीं है, ठीक है। यानी यहाँ पे सारी जो श्रेणी बनी हुई है वो एल्केन की तो नहीं है, एल्कीन की तो नहीं है, एल्केन नहीं एल्कीन। अब चलिए एल्केन को देख लेते हैं। एल्केन का मतलब क्या है कि कोई भी कार्बन जितना होगा, कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन क्या होगा? दुगने में क्या होगा? 2 ऐड हो जाएंगे। दुगने में क्या होगा? पहले तो वो 2n हो जाएगा, उसके अलावा 2 ऐड हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। ये पहला गलत हो गया, 4 का दुगना 8 होता है, ठीक है। हमें क्या करना है? दुगने में 2 जोड़ने हैं हाइड्रोजन वाले में। चलो बी वाला देखते हैं, C3H। 3 का दुगना होता है 6, 3 का दुगना 6, और हमें क्या करना है? हाइड्रोजन वाले में 2 और जोड़े, तो हाइड्रोजन तो हो जाएगा 8, कार्बन हो गया 3। चलिए आगे देखते हैं। कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 है, तो 4 का दुगना 8 और उसमें 2 और ऐड करना है, 10 हो गया भाई। 5 वाला, ये वाला 5 का दुगना होता है 10 और 2 और जोड़ दो 12। मुझे मिल गया कि ये जो ग्रुप बना हुआ है ये एल्केन का ग्रुप बना हुआ है, और ये आपको दिख गया। इसका मतलब है इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कीटोन की बात हो रही है। कीटोन सजातीय श्रृंखला की अगर यहां पे बात की जा रही है तो उसी को देखेंगे। पहले और दूसरे सदस्य मुझे बताने हैं, कीटोन का पहला और दूसरा सदस्य कौन सा होगा। आप जानते हैं कार्बन की अगर बात करेंगे, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट होते हैं। तो इस अगर आधार पर चले तो पहला सदस्य तो मैथेन होना चाहिए, मतलब मैथ होना चाहिए। लेकिन कीटोन अगर हम बात कर रहे हैं तो इस कीटोन की अगर बात यहां पे की जाएगी, सजातीय श्रृंखला होती है, इसके बीच में यानी सी के साथ में ऑक्सीजन जो होता है वो डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ा होता है, ठीक है। इसके अलावा 2 यहां पे कार्बन की चेन आ रहे हैं। मैंने मान लिया ये 2 कार्बन की चेन अलग अलग हैं, R1 है और R2 है। यहां पे चेन के आधार पे बना हुआ है, यहां पे एक भी जुड़ा हुआ हो सकता है, 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो। इसी आधार पर दूसरी वाली चेन यहां पे बन रही है, वो एक कार्बन जुड़ा हो सकता है 2 जुड़े हो, 3 जुड़े हो, ठीक है, 10 भी जुड़े हो, कितने भी हो सकते हैं। अगर मैं यहां पे केवल क्या करूं, यहां पे दोनों पे एक एक कार्बन जोड़ दूं, तो मान लीजिए मैं क्या करता हूं, ये बना देता हूं O डबल बॉन्ड C, ये हो जाएगा आपका C, और इस पे भी मैंने एक C जोड़ दिया, दोनों पे एक एक C जोड़ दिया, R1 R2 की जगह पे। क्यों जोड़ा है? अब आप एक बात नोटिस करो कि अगर मैं एक एक भी जोड़ दूं ना, केवल एक अगर जोड़ रहा हूं, तो यहां पे कार्बन की संख्या कितनी हो जा रही है? यहां पे कार्बन की संख्या 3 हो जा रही है। कार्बन कितने हैं? कार्बन की संख्या 3 हो जा रही है। और अगर कार्बन की संख्या 3 है तो वो किसका होगा? अब सोच लो, मैथ, एथ, प्रोप, और कीटोन है तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन हो जाएगा। तो आप समझो पहला सदस्य कौन होगा? पहला सदस्य भाई प्रोपेनॉन होगा, और भले ही दूसरा सदस्य ब्यूटेनॉन बन जाए, प्रोप के बाद में ब्यूट, ठीक है। ये बात समझ में आया? यहां पे अगर 3 कार्बन है तो प्रोप है, 4 कार्बन है तो ब्यूट है। तो यहां पे हमसे पहला सदस्य पूछा है। अगर मैं यहां पे एक एक कार्बन जोड़ रहा हूं तो मुझे सीधा सीधा प्रोपेनॉन मिल रहा है भाई। और अगर प्रोपेनॉन पहला सदस्य है तो इसके बाद में जो चौथा सदस्य बनेगा या दूसरा सदस्य बनेगा तो 4 कार्बन वाला बनेगा, और 4 कार्बन वाला आपका ब्यूटेनॉन होगा। इसलिए आपका यहां पे आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? और नहीं आई है तो आप इस बात को थोड़ा सा और समझ लें, बैक कर लें वीडियो को, और आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बार बार इन चीज़ों को रिपीट करोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, एक प्रकाशिक उपकरण है। मान लीजिए आपके पास में कोई प्रकाशिक उपकरण है, बाई की फोकस दूरी धनात्मक है। मेरे बात में सीधा 15, लो 15वां गायब हो गया, 14 के बाद में सीधा 16वां क्वेश्चन है। चलिए कोई बात नहीं है। एक प्रकाशिक उपकरण बाई की फोकस दूरी धनात्मक है, ठीक है। तो बाई क्या हो सकता है? आपसे बोला जा रहा है कि जो फोकस दूरी है ना, ये फोकस दूरी कैसी है? ये फोकस दूरी धनात्मक है। कैसी है भाई? धनात्मक है। अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं, चलिए फोकस दूरी मैंने धनात्मक होती है।
अब ये फोकस दूरी धनात्मक होती किसकी है भाई, ये भी तो मालूम होना चाहिए। तो या तो ये कॉन्वेक्स मिरर होगा, इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, या फिर क्या होगा, ये कॉन्वेक्स लेंस होगा क्योंकि इसकी दूरी धनात्मक होती है। तो आप देख लो, उत्तल दर्पण होना चाहिए या फिर उत्तल लेंस होना चाहिए जिसकी फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो आप देखो कौन से ऑप्शन में दे रखा है उत्तल दर्पण, या तो उत्तल लेंस या फिर उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था, बस ये जानना था कि फोकस दूरी धनात्मक किसकी होती है। तो यहाँ पे आपको तुरंत दिख गया कि फोकस दूरी जो होती है वो यहाँ पे उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस की धनात्मक होती है, और हम पहले भी कर चुके हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः में किसमें नहीं किया जाता है। कास्टिक सोडा, सबसे पहले मुझे कास्टिक सोडा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कास्टिक सोडा जिसे कहते हैं NaOH। NaOH का मतलब क्या है, इसे क्या कहेंगे, Na का मतलब होता है सोडियम, और ODOH का मतलब यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोक्साइड। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कास्टिक सोडा है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, मुझे यहाँ पे आप एक बात बताओ, कपड़ा उद्योग में इसका यूज करते हैं भाई, कपड़ा भाई हमें क्या करना है, सर्फ बनाना है ना, तो कास्टिक सोडा का यूज करना है। डिटर्जेंट इंडस्ट्री, यहाँ भी यूज करना है। इसके अलावा पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, इसमें भी इसका यूज किया जाता है। किसमें नहीं किया जाता, अमोनिया निर्माण में। क्यों, आप खुद सोचो, अमोनिया का निर्माण होगा तो यहाँ पे एन होगा और हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन होगा और हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है और यहाँ पे सोडियम है, तो इसका मतलब क्या है, इसके निर्माण में मुझे सोडियम की जरूरत नहीं पड़नी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आया समझ, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास में ले जाया जाता है। लो, मैंने यहां पे बना दी कोई एक चुंबक, ये है आपके पास में चुंबक। अब इसको किसी कुंडली के पास में ले जाया जाता है, ये मैंने बना दी कुंडली कोई, ठीक है, जो भी बनाए अच्छा बना है, कोई कुंडली है। इसके पास में तो भाई ये होती है एन और एस होते हैं। अब मैं क्या करूं, यहां पर चुंबक को हम क्या करें, पास ले जाएं दूर ले जाएं, पास ले जाएं दूर ले जाएं, तो ये सारी प्रोसेस करेंगे ना, तो यहां पे इसकी चुंबकीय रेखाएं जो निकलती हैं ना इससे, उनकी संख्या में परिवर्तन हो जाएगा। पास ले जाएंगे और फिर दूर करेंगे तो उनकी चुंबकीय रेखाओं में क्या होगा, परिवर्तन होगा। अब जैसे ही इसमें ये परिवर्तन होगा तो इसके अंदर करंट फ्लो हो जाएगी, इस कुंडली के अंदर करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, प्रेरित धारा के परिमाण को बढ़ाना है, परिमाण को क्या करना है, बढ़ाना है, यानी करंट फ्लो को अब मुझे बढ़ाना है। और अगर करंट फ्लो को बढ़ाना है तो मेरे पास में ये तीन कथन दिए गए हैं, इन तीनों कथनों में मुझे किसका प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या हो जाए, जिससे यहां पर करंट का फ्लो हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले कहता है कि भाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ राउंड्स इन द कॉइल, यानी कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दें। तो भाई हाँ, अगर मैं कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दूं तो यहां पर क्या होगा, यहां पे करंट फ्लो होना, यानी करंट जो होगा, करंट की मात्रा जो होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरा कहता है चुंबक की स्पीड को, यानी गति में वृद्धि कर दें। भाई इसके पास ले जा रहे थे, दूर ले जा रहे थे, पास ले जाते, मैं जल्दी जल्दी करता हूं, पास ले जाओ दूर ले जाओ, पास ले जाओ दूर ले जाओ, तो क्या होगा, यहां पे करंट और तेजी से फैलेगा, यानी करंट फ्लो और तेजी से होगा, इसलिए सेकंड भी सही होगा। अब बोलता है कुंडली के तार की प्रतिरोधकता में वृद्धि कर दे। भाई किस में कर दें, प्रतिरोधकता में, रजिस्टिविटी में बढ़ा दें। तो खुद बताओ, अगर मैंने रजिस्टिविटी बढ़ा दी, प्रतिरोध बढ़ा दिया, तो करंट फ्लो उसमें कौन कराएगा भाई, करंट फ्लो होगा कैसे, कैसे कराओगे, जब रजिस्टिविटी बढ़ा दे हो। तो यहां पे क्या होगा, ये थर्ड जो होगा वो गलत हो जाएगा। कौन सा हुआ, फर्स्ट और सेकंड, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही हुआ, वो फर्स्ट एंड सेकंड। आया समझ, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे आता है आपका 19। क्या कहता है भाई 19 कहता है यहां पे, हमारे पास में सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमारे पास में किसकी आवश्यकता है, 5R का हिस्सा, यानी 5R की आवश्यकता। यहां पे R का मतलब क्या है ये पूछा गया है, तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो R का मतलब यहां पे है ही नहीं। तो सबसे पहले याद रखना कि हमारे पास में एक R होता है जिसे हम कहते हैं रिफ्यूज।
रिफ्यूज का मतलब है किसी भी प्रोडक्ट को हम यूज नहीं कर रहे। भाई अब मैंने मना कर दिया, मुझे यूज नहीं करना क्योंकि ये मेरे पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है, इस वजह से मैं इसको यूज नहीं करूंगा, इसलिए इसे कहते हैं रिफ्यूज। ठीक है। अगला जो आर होगा वो होगा आपका रिड्यूस। चलिए ठीक है, मेरे हो सकता है कि आपके पास में संख्या मतलब उसका यूज करना बहुत जरूरी भी है, तो ऐसा करते हैं भाई, यूज तो करेंगे लेकिन कम यूज कर दें। क्या करेंगे? कम यूज कर लेते हैं तो ठीक रहेगा। ठीक, इसको ज्यादा बना ही मत, कम यूज करो, उतना खरीदना ही नहीं पड़े, बनवाना ही नहीं पड़े। इसके बाद आता है रीयूज। मान लीजिए कि किसी भी चीज को मैं दोबारा यूज कर सकता हूं, तो वो उसको दोबारा बनाना ही नहीं पड़ेगा। अगर मुझे दोबारा बनाना नहीं पड़ेगा तो यहां पे क्या होगा, आपके पर्यावरण, जैसे मैं थैली की बात कर रहा हूं, ठीक है, आपको पता है हम थैली का यूज करते हैं यानी प्लास्टिक का यूज करते हैं, और ये डेली यूज की होती है, जिसमें क्या करते हैं हम थैली में कुछ ना कुछ सामान लेके आते हैं। अगर मान लीजिए मैं अपने घर से ही थैली को लेके जाऊं तो क्या होगा, तो मैं उसे दोबारा यूज कर रहा हूं भाई, ठीक है, और रीयूज कर रहा हूं, तो मुझे दोबारा एक और थैली की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो इसका मतलब क्या है, हमको उसको रीयूज कर सकते हैं। इसके अलावा रिसाइकल यानी उसको तोड़कर, यानी उस प्लास्टिक से हम कुछ और चीजें भी बना सकते हैं। और हम लास्ट जो होता है वो होता है रिकवर। ठीक है, तो ये आपके 5 आपके 5 आर होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, इन 5 आर का यूज किया जाता है। तो आपको दिख गया, रिसाइकल होता है, अब रिफ्यूज होता है, रीयूज होता है, क्या नहीं होता भाई, पुनर्जनन नहीं होता, रीजनरेशन नहीं होता, क्योंकि रीजनरेशन इसका यानी रीजनरेशन जो है वो इसका पार्ट नहीं है। गुड इवनिंग, स्टडी लाइव इज गीता। खत्म हो गई क्लास। हाँ, अब आओगे, जाने के लिए आ जाओ, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, 20 लास्ट क्वेश्चन रह गया है। एक क्वेश्चन आप पढ़ लो, बाकी मैं आपको बता दूं, आप पढ़ सकते हो, बाद में भी पढ़ सकते हो क्लास को, क्योंकि ग्रुप डी के एग्जाम के लिए आपकी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बाकी का मैंने आपको 5 आर का यहाँ पे बता दिया कि 5 आर का हम क्या कर सकते हैं, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिकवर और रिसाइकल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का जो कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया प्रतीकात्मक संयोजन अभिक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है। भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछ लिए इसने आज के इसमें 18 अगस्त 2022 में शिफ्ट सेकंड में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है भाई, मैंने आपको बताया था कि जब मेरे पास में 2 अभिकारक हों और 2 अभिकारक से मैं क्या बना दूं, एक उत्पाद बना दूं। क्या बना दूं मैं, एक उत्पाद बना दूं, तो क्या बनेगा भाई, तो यहां पे ये जो रिएक्शन होगी उसी को हम क्या कह देते हैं, उसी को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आप बताओ यहां पर कौन सा ऐसा है जहां पर 2 उत्पाद से, 2 अभिकारक से एक उत्पाद बन रहा है। तो आप देखो यहां पे 2 अभिकारक हैं लेकिन 2 उत्पाद बन रहे हैं। डी यहां पे, गुरुजी आपकी क्लास ही नहीं मिलती। कहाँ नहीं मिलती, क्लासेस तो हो तो रही हैं, 5वीं क्लास में आज पढ़ा रहा हूँ भाई, 5वीं क्लास पढ़ा रहा हूँ, तो खुद सोचो, मिल तो रही है। ठीक है, कुछ चीजें हैं, रीजन है, उसका रीजन है कि हम लोग अदर चीजों पे भी काम कर रहे हैं, यानी हम आज की और अदर क्लासेस होती हैं उनको भी करते हैं। ये क्लासेस जो है वो आपके लिए आपकी डिमांड पर लाई गई हैं। आप अगर डिमांड करेंगे तभी तो क्लासेस लाई जाएंगी। हमें लगता ही नहीं कि आपको भाई क्लासेस की जरूरत है, आप डिमांड करिए, हम मैथ्स की क्लास भी देंगे आपको, जीएस की क्लास भी देंगे आपको, साइंस की भी क्लास देंगे, लेकिन आपकी डिमांड भी तो होनी चाहिए कि भाई हम, हाँ आपको ये वाला हम आपसे पढ़कर अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो जैसे मैथ की क्लास नहीं हो रही, तो किस वजह से नहीं हो रही, अभी तक किसी भी बच्चे ने जीएस और साइंस के अलावा मैथ्स की डिमांड नहीं करी, तो इसका मतलब मैथ्स आपका अच्छा हो गया होगा। पढ़ लो, बोलो, मैंने बोला है डाउट चीजों को बोला करो। ठीक है, यहां पे देखो एक अभिकारक था, 2 उत्पाद बने, ये भी गलत हो गया। चलो, 2 अभिकारक 2 उत्पाद, गलत। क्या बचा मेरे पास में, 2 अभिकारक से एक उत्पाद बना, और ये बन गया आपका ऑप्शन नंबर ए। गीता गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी गलत है। यहां पे बता दिया था कि 2 अभिकारक से एक उत्पाद बनाना है, तो 2 अभिकारक अलग अलग हैं, इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे, एक उत्पाद बनेगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। और यहां पर आपकी साइंस का शिफ्ट का 18 अगस्त 2022 की सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था उसका यहां पे हमने पढ़ा भी, उसको समझा भी, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को कैसे समझना है, कैसे कैसे वो जो चीजें कह रहा है उसको किस तरीके से हमें यहाँ पे करना है, पेशेंस के साथ में चीजों को करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, और इसी तरीके से हमारे साथ में जुड़े रहिए। हमारी क्लास का नाम, यानी हमारे चैनल का नाम यादवेन स्मार्ट क्लासेस, और इस यादवेन स्मार्ट क्लासेस के टॉप चैनल पर आपको जीएस की क्लासेस मिल रही हैं, जो कि आपकी ग्रुप डी के एग्जाम को हम यहाँ पर क्या करा रहे हैं, हम यहाँ पर आपका प्रैक्टिस करा रहे हैं। जो पीवाईक्यूज हैं,
यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए सेट वाइज यहां पर हम आपको रोजाना क्लास लेके आते हैं, हर सेट को यहां पे डिस्कस करते हैं, हर सेट से हर शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको यहां पे डिस्कस करते हैं। इसके लिए करना क्या भाई, क्लास को सब्सक्राइब करना है और इसके साथ में हमारे साथ में जुड़ जाना है। गुरुजी मैथ की क्लास क्यों नहीं होती, क्योंकि आप कहते ही नहीं हो। गुरुजी आएंगे तब जब आप मैथ्स की डिमांड करोगे, तो जिन जिन चीज़ों की डिमांड होगी उन जिन चीज़ों की आपकी क्लासेस हो जाएंगी। तो आपकी जीएस की, साइंस की क्लासेस की डिमांड थी, तो जीएस और साइंस आपकी रोजाना हो जाती है। मैथ्स की डिमांड होगी, अब आपने बोला है अरबी और जो आपके मतलब अदर जो, जैसे मान लीजिए ये आपका जैसे ही ये अपलोड हो जाएगा, अपलोड होने के बाद में आप यहाँ पे कमेंट करोगे, कमेंट पर हम आपको रिप्लाई दे देंगे आपके, अगर आपके डाउट होते हैं। मैथ्स की क्लास की बात है तो मैथ की क्लास भी हो जाएगी, ठीक है। तो जीएस की क्लास होती है जो कि मुझसे पहले होती है, 5 बजे जीएस की क्लास होती है। शाम को 5 बजे के बाद में जैसे ही शाम के 6 बजते हैं तो 6 बजे मेरी साइंस की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको शिफ्ट वाइज पेपर यहाँ पर एनालाइजेशन के साथ में यहाँ पर डिस्कस भी कर रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, सॉल्व कैसे करना है उन चीज़ों को भी बता रहा हूँ। तो आप मेरे साथ में इसी तरीके से जुड़े रहिए। यादवेन स्मार्ट क्लासेस के चैनल पर आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो ग्रुप डी के एग्जाम को क्लियर करना है तो सारे शिफ्ट वाइज पेपर को भी सॉल्व करना है। इसी के साथ में मैथ्स की क्लास की आप बात करेंगे तो मैथ्स की क्लास भी आपको मिल जाएगी। अभी कुछ नहीं हो पा रही है किसी वजह से, लेकिन आपको ये क्लास भी बहुत जल्दी मिलने लगेगी, ठीक है। इसी के साथ में आपके मैथ्स, जीएस और साइंस की जो डिमांड है वो आपके हम फुलफिल कर देंगे और यहाँ पर आपको रोजाना क्लासेस भी प्रोवाइड करते रहेंगे। और हमारे चैनल से इसी तरीके से जुड़ते रहिएगा। यादवेन स्मार्ट क्लासेस के चैनल पे आपकी डिमांड को फुलफिल किया जाएगा। और इसी के साथ में रोजाना शाम को 6 बजे मेरी साइंस की क्लासेस में आप जुड़ सकते हैं। साइंस की क्लासेस आपको शाम को 6 बजे शिफ्ट वाइज ग्रुप डी के एग्जाम को यहाँ पे मैं एनालाइज करा रहा हूँ। और आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको अगर पीडीएफ चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड भी आई थी कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। जैसे ही क्लास अपलोड होगी, अपलोड होने के बाद में आपको पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी। मेरी सारी क्लासेस की पीडीएफ वहां पर आपको मिलने वाली है। तो टेलीग्राम पर आप जाएं, टेलीग्राम पर आप यादवेन स्मार्ट क्लासेस को चैनल को आप वहां पर सर्च करेंगे तो सर्च करने पर आपको वहां पर मिल जाएगा यादवेन स्मार्ट क्लासेस का चैनल। उस चैनल पर जाकर आपको जो भी पीडीएफ है, यानी जो भी क्लासेस अभी तक हुई हैं उन क्लासेस की पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आज की क्लास में फिर इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।